चीन के खिलाफ यूरोप के 2 देशों में प्रदर्शन। जैसा मैंने आपको बताया, हंगरी में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, नई यूनिवर्सिटी बनाने के खिलाफ संसद का घेराव किया। लिथुआनिया ने चीन की नीति को विभाजनकारी बताते हुए पहले ही खुद को अलग किया 17+1 ग्रुप से। आर्थिक विकास फोरम से लिथुआनिया अलग हुआ, एक ग्रुप बनाया गया जिसके बारे में अभी सज्जनार साहब बता रहे थे। अब उसमें 16 मुल्क बचे, 17+1 ये जो है ग्रुप, इसने ताड़ा। लिथुआनिया ने पहले ही समझा कि थ्रेट क्या है और उसके बाद खुद को अलग किया और यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन के तमाम देश सचेत रहें। लेकिन आप देखिए चीन की चाल देखिए, हंगरी में वो क्या कर रहा है। देखिए हंगरी में जो इस समय सरकार काबिज है वो दक्षिणपंथी सरकार कहलाती है, वो जो अपने देश के बारे में सोचने वाली सरकार है वो कहलाती है। लेकिन वहीं पर उसने हुक्मरानों को ऐसा साधा, कहा यह जा रहा है कि पैसे खिलाए, कहा यह जा रहा है कि वहां न सिर्फ इस पार्टी को जो सत्तारूढ़ है उसको, बल्कि ऑपोजिशन को भी पैसे खिला दिए और वहां यूनिवर्सिटी के जरिए पसरने की कोशिश की। मैं क्यों कह रहा हूं पसरना, अब आप देखिए। हंगरी में चीन यूनिवर्सिटी की साजिश, बुडापेस्ट में यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है ड्रैगन, और यहां यूनिवर्सिटी के जरिए चीनी कल्चर को बढ़ावा देना उसका मकसद है। यहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा को यूरोप में बढ़ाना चाहता है चीन और इसके लिए इस यूनिवर्सिटी का सहारा लिया जा रहा है। हंगरी को कर्ज के बोझ के तले फंसाना चाहता है क्योंकि कई अरब डॉलर के जरिए यह बनाया जा रहा है यहां पर इस यूनिवर्सिटी को। लेकिन यह इमदाद नहीं है, मदद नहीं है, यह लोन है जो बाद में लेने के लिए वही डेट ट्रैप जो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। लोन के तौर पर हंगरी को पैसा दे रहा है और बाद में एक पैसे देकर अपनी यूनिवर्सिटी की स्थापना, जिसके जरिए अपने कल्चर को वहां प्रोपोगेट करेगा और धीरे धीरे उस डेट ट्रैप में फंसाकर हंगरी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। और इस वजह से चीन की इस कारस्तानी की वजह से हंगरी दो फाड़ हो गई है। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहां के लोग हंगामा करने लगे हैं। उनका कहना है, छात्रों का कहना है कि पीएम विक्टर ऑर्बन चीन के भक्त हो गए हैं। उनके लिए बहुत हैरान करने वाला है कि एक दक्षिणपंथी नेता कैसे चीन का भक्त हो सकता है। कम्युनिस्टों के साथ पीएम ऑर्बन की गहरी दोस्ती है, उनका यह कहना है। और सरकार ने चीन के खिलाफ विरोध को बेवजह बताया। सरकार इसको डाउन प्ले करने में लगी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि चीन ने सरकार और नेताओं को फंड दिया है और विपक्ष का आरोप यह भी है कि चीन राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लिहाजा उसने ऐसा किया है। हंगरी की बदौलत यूरोपियन यूनियन में फायदा उठाना चीन का मकसद है जिसके लिए यह किया गया है। लेकिन वहां के लोग इस खतरे को ताड़ रहे हैं। उन्होंने यहां पर सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। एक सड़क का नाम रख दिया है दलाई लामा, चीन को चढ़ाने के लिए। एक सड़क का नाम रख दिया है ओइगर सड़क, चीन को चढ़ाने के लिए। वहां के लोग ताड़ रहे हैं। लेकिन वही बात एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट चीन के साथ खड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इस बात को एक बार फिर से समझने के लिए अशोक सज्जनहार साहब अब आप अपना कमेंट इस पर दें तो लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आप बता रहे थे, बात कर रहे थे हम 17+1 की, ये 2012 में इन्होंने शुरू किया और हंगरी इसका सबसे अग्रणी इसका मेंबर था। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू हुआ उसमें भी ये सब देशों को लिया गया। परंतु अब उनके जो लोग हैं उनमें उन्होंने ये समझ लिया है जो चीन जो वहां पर आ रहा है वो उनमें डिवाइड करने के लिए आ रहा है यूरोप को भी बहुत इसमें दिक्कत है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले ही दिनों अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में एक उन्होंने अपना वो किया था, डिक्लेरेशन किया था जिससे कि चीन की भर्त्सना की जाए जो वो वहां पर हांगकांग में कर रहा है। परंतु क्योंकि हंगरी उनके साथ, आपने जैसे अभी बताया, विक्टर ओरबान वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीनी प्रशासन के साथ मिले हुए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ मिले हुए हैं और यूरोपियन यूनियन में किसी भी अगर उसको रेजोल्यूशन को पास करना होता है उसमें कंसेंसस चाहिए होता है। क्या मैं इस बात को इस तरीके से समझूं अशोक सज्जनहार साहब की ये मनी पावर है? ये मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब के पास ये जानने के लिए, शंकर प्रसाद साहब सामरिक रूप से वो कहां हस्तक्षेप कर रहा है वो हम देख रहे हैं, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, क्या ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है क्या पूरे विश्व में अपने आप को फैलाते जाने की? जी बिल्कुल ठीक। देखिए हमें एक इसका मूल चीज समझनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चाइना जो है वो 30 साल आगे की प्लानिंग करता है। हम लोग जैसे 5 ईयर प्लान बनाते हैं या आर्मी हमारी बनाती है 15 ईयर्स रोल ऑन प्लान, चाइना बनाता है 30 ईयर्स 40 ईयर्स प्लान। उसका प्लान हर एक किसी भी आप डिपार्टमेंट में देख लीजिए, चाहे मिलिट्री में देख लीजिए, चाहे ट्रेड में देख लीजिए, चाहे वायरस के उसमें देख लीजिए, चाहे आप इस तरह से सोच विचार में देख लीजिए। इस समय जो हंगरी की आप बात कर रहे हैं ये चाइना प्लान कर रहा है कई साल आगे की स्ट्रैटेजी। वो ये प्लान कर रहा है कि किस तरह से हंगेरियन लोगों की सोच को बदला जाए, किस तरह से उनकी सोच को कम्युनिस्ट
सोच बनाया जाए, किस तरह से वहाँ का उनका कल्चर बिगाड़ा जाए। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं नए नए, वो जो अब नई पीढ़ी बनेगी 8 से 10 साल के बाद, वो कम्युनिस्ट धारा की होगी, उनकी सोच विचार चाइना जैसी सोच विचार होगी। तो एक वो देखिए सिर्फ वायरस के बारे में ही काम नहीं करता, उसकी भी शायद अवश्य आप बात करेंगे आज। और जिस तरह से आप ट्रेड देख लीजिए, वो ट्रेड जिस तरह से उन्होंने शुरू किया वर्ल्ड के अंदर, भारत के संग उनका फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट करीबन 35-40 ईयर्स हुआ था, और वो आज देखिए कहाँ ट्रेड उनका हमारा एक करीबन 40 बिलियन ट्रिलियन। शंकर सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन सर ये जो 30 ईयर प्लान्स या 40 ईयर प्लान्स, अगर ये वर्ल्ड के लिए थ्रेट है सर, अगर ये वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट है, वर्ल्ड एट लार्ज के लिए थ्रेट है, तो उसके प्लान्स बनाते जाने से उसके मंसूबों को कामयाब होने की दिशा भी मिलती जाएगी क्या? सिवाच साहब से ये सवाल पूछूं उससे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं डॉक्टर सुभाष चंद्रा का, बीएलके हार्ट सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न सिर्फ लोगों की नब्ज समझते हैं, बल्कि समसामयिक मुद्दों पर भी, उस नब्ज पर भी उनका हाथ बहुत अच्छा है। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन पहले ये समझना चाहता हूं सिवाच साहब, वो प्लान बनाएगा, मंसूबा कैसा भी हो कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल, देखो दिनेश, उसके पास एक प्रकार से एक तो प्लानिंग है, एक पैसा है, रिसोर्सेज है। ये जिस प्रकार से बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काम किया है, तो इसके पास डीप पॉकेट्स हैं। ये जैसे जैसे यूरोप और अफ्रीका की कंट्री में गया है और धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में डाल दिया है। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा, जब सोवियत यूनियन था और लेकिन शिवाज सर, अगर इस तरीके से, मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं बीच में, कि अगर मान लीजिए वहां की सरकारें मिला लेगा, पैसे फेंकेगा, सरकारों को अपनी तरफ मिला लेगा, लोग कितना अपोज करेंगे और किन किन जगहों पर करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लीडरशिप को वो खरीद लेता है, गवर्नमेंट को खरीद लेता है, और धीरे धीरे उस जो है एक देश के अंदर चला जाता है, उसको बिल्कुल आपको निर्भर कर लेता है और उसको डेब्ट ट्रैप में डाल देता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो रशिया की वार्सो पैक्ट कंट्रियां थी, जो कि बाद के अंदर रशिया के सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वजूद छोड़ गई थी, उनको वो लुभाने की कोशिश कर रहा है। ये हंगरी है या आपकी लिथुआ है, लतेविया है, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। और एक अपना बढ़ावा इसलिए कर लिया इसने क्योंकि यूरोप इकट्ठा नहीं था, यूरोप ने कभी इसको एक प्रकार से यूनाइटेड फ्रंट नहीं दी, मगर अभी यूरोप भी जाग गया, वो समझ गया है कि अगर चीन इस तरीके से आएगा तो यूरोप को भी ये डिवाइड कर देगा। और आपकी बातों से ही देखिए अश्विनी सिवाच साहब, आज शायद लोग उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, खासतौर से पड़ोस के हिसाब से, कि हिंदुस्तान जो अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेज रहा था, बहुत सारे सवाल उठे कि जब आपके पास वैक्सीन अपने लोगों के लिए नहीं है, आप वहां क्यों भेज रहे हैं? अगर आप चीन के षड्यंत्रकारी चालों को समझेंगे तो समझ पाएंगे कि क्यों इन पड़ोसियों के साथ और ज्यादा बढ़ चढ़कर मदद के तौर पर और अच्छे पड़ोसी के तौर पर काम किए जाने की जरूरत है। और शायद हिंदुस्तान यही कर रहा था, और तब ये परसीव भी नहीं किया गया था कि आने वाली वेव इतनी खतरनाक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।